बहुत बहुत दिन से मैं इंतजार कर रही थी कि मैडम का साक्षात्कार कब होगा। मैं आपके बारे में शोध कार्य कर रही हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैडम कब गुजरात आएगी और मुझे मिलेगी। तो आज मेरा ऐसा दिन हुआ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आप आनंद आ गई और मुझे साक्षात्कार करने का टाइम भी मिल गया। तो मैं गुजरात में मैडम आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। और मैं जो शोध कार्य कर रही हूँ तो मैं कुछ प्रश्न बना के लाई हूँ, तो कुछ मैं प्रश्न आपको पूछूंगी। तो मैं पहला प्रश्न है मैडम, डॉक्टर लता अग्रवाल जी, सबसे पहले हम आपके बचपन और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे बचपन की बात करूं तो बचपन तो मेरा सामान्य बच्चों की तरह ही बीता है। जी मैडम। और पिता मेरे बहुत मूल्यपरक जीवन जीने वाले थे और उन्हीं की शिक्षा मुझे मिली है। उनकी व्यस्तता थी, रेलवे में थे, अपनी व्यस्तता थी, घर में हमारे कोई ऐसा पढ़ाई वाला माहौल नहीं था। जी मैडम। तो उस समय तो फिर इतना मुझे पढ़ाई के प्रति इतना कहना चाहिए कि पत्रिकाएं पढ़ना वगैरह वो हमारे घर आती नहीं थी, तो उससे हमारा जुड़ाव नहीं था। लेकिन सामान्य बच्चों की तरह पिता का बहुत स्नेह मिला। लेकिन कम समय, मैं 14 वर्ष की थी तभी मेरे पिता एक दुर्घटना के शिकार हो गए और तब से फिर जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। और वो संघर्ष ऐसा शुरू हुआ कि कहते ना कि संघर्ष व्यक्ति को मांझता है। तो उस संघर्ष ने मुझे जो भी मतलब प्रेरणा रही, कुछ पिताजी के संस्कार रहे, तो उनसे धीरे धीरे जो दुनिया को देखा। कहते हैं कि दो आंखें बंद हो जाती हैं तो दुनिया बदल जाती है। तो पिता के जाने के बाद पूरी दुनिया बदल गई, लोग बदल गए। तो जो पीड़ा मुझे होती थी वो मैं किसी को कह नहीं पाती थी। और जब व्यक्ति अंदर ही अंदर पीड़ा से घुटता है तो काफ़ी सारी विकृतियां अंदर पैदा होती है। तो फिर लगा कि क्यों ना मैं उस पीड़ा को बाहर निकालूं। तो उसके लिए मुझे कागज़ ही एक अच्छा माध्यम मिला कि जो हमारी बात किसी से कहता नहीं है और अपने तक रखता है। तो मैंने किताबों पे अपनी बातें उकेरना शुरू कर दिया। तो इस तरह मेरा बचपन और फिर पढ़ाई, चूँकि पिताजी का आखिरी वाक्य था कि तुम खूब पढ़ो और मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तो मैंने अपने दम पर अपनी पढ़ाई की है, स्कॉलरशिप के पैसे से। फिर मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, हिंदी में एमए किया, बीएड किया और फिर पीएचडी किया। और शुरुआत मेरी स्कूल में पहली कक्षा पढ़ाने से हुई थी। तो पहली कक्षा को पढ़ाने से लेके कॉलेज के प्रिंसिपल तक का सफ़र मैंने बहुत किया है। तो ये मेरा बचपन है। बहुत बढ़िया मैडम। और मेरा आगे का प्रश्न है मैडम, आपके जीवन में लेखन की प्रेरणा कब और कैसे मिली? वही जो पिछला प्रश्न था उसी में थोड़ा उत्तर आ गया कि लेखन की प्रेरणा खुद से ही हुई। लगा कि अपनी बात किसी को कहूँ तो एक शायद बशीर बद्र या किसी का शेर है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि दुनिया तो हाथ में नमक लेके घूमती रहती, अपने घाव किसी को मत दिखाओ। तो लगा कि अपनी बात किसी को कहने की बजाय कागज के हवाले करते जाओ। तो उस समय नहीं सोचा था कि मैं कोई लेखन कार्य कर रही हूँ या मैं जो लिख रही हूँ किसी लेखन का हिस्सा बन सकता है और मुझे लेखक की गिनती में रख सकता है। तो बस लिखती रही और कई बार तो वो पन्नों को गुड़मुड़ करके फेंकती भी रही। और फिर बीच में कुछ चीज़ों को, जैसे एक बार बरगद दिखा मुझे, तो बरगद को काटते हुए जब मैंने देखा लोगों को तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा इस बरगद के तले कितने लोग बारिश में, धूप में मतलब एक छाए पाते थे, आज वो बरगद कट रहा है। तो मैंने कहा ये स्थिति वैसी ही हो रही है कि जैसे जीवन से पिता चले जाते हैं। जी मैडम, तो मैंने पढ़ा था, है ना। तो बस वो चीज़ें थी। तो फिर मैंने पता नहीं, मुझे जहाँ भी बरगद दिखता था तो मन में कुछ ऐसे काव्यात्मक विचार आते थे और वो मैंने लिखना शुरू किया। लिखती रही, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। फिर जब भोपाल आई तो भोपाल में एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं रामेश्वर पंकज जी मिश्र, तो उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा तो अद्भुत कार्य है और आज तक किसी ने नहीं किया है कि बरगद पे इतनी कविता, वो 131 कविताएं बनी बरगद पे। तो वो मेरा पहला संग्रह है, मैं बरगद। उसने मुझे काफ़ी पहचान दी
और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया है। अच्छा। तो इस तरह मेरे लेखन की शुरुआत बहुत हुई। बढ़िया फिर लोगों ने कहा कि मतलब लोगों ने एहसास दिला दिया, पाठकों ने एहसास दिला दिया कि यही लेखन है, और ऐसे करके मैं लेखक की श्रेणी में आ गई। बहुत बढ़िया है। और आगे का भी मेरा एक प्रश्न है, आपके लेखन की दिशा और दृष्टि को किसने सबसे अधिक प्रभावित किया? जैसा कि मैंने बताया कि पिता का जीवन पूरा मूल्यपरक जीवन था। मतलब जब हम बचपन में जब हम अभी एक सेमिनार से मैं आई हूँ, तो वहाँ पे यही चिंतन चला है कि बच्चों में आजकल नीति मतलब मूल्य होते जा रहे हैं। हाँ। और हमने अपने पिता को देखा कि जब वो भोजन करने बैठते थे, तो जैसे उनकी थाली में पहली रोटी डाली, उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़ा और हाथ में ऐसे चूरते थे और ऐसे उछालते थे आंगन में, और उछालते ही चिड़ियाँ आ जाती थी। गाय की रोटी बनती थी। उन्होंने कभी किसी कुत्ते को गले में पट्टा नहीं बांधा, लेकिन उनके रहते हमारे दरवाजे पे कुत्ता बैठा रहता था, और वो बकायदा उसकी बीमारी में भी तीमारदारी करते थे। और खाने बैठे हैं और उनकी थाली में हम रोटी डाल रहे हैं, उतने में अगर दरवाजे पे कोई भिखारी आता था तो वो बोलते थे पहले उसको दे के आ, मैं तो बैठा हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे जो मूल्यपरक लेखन है उसको इन सब चीज़ों ने सबसे पहले प्रभावित किया। और मेरे प्रिय साहित्यकारों में एक कबीरदास हैं और एक प्रेमचंद हैं। तो इनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुई, और मुझे लगा कि मैं मतलब इन्होंने मुझे संबल दिया कि मैं जिस क्षेत्र में बढ़ रही हूँ या मेरा लेखन जिस दिशा में बढ़ रहा है वो दिशा कहीं ना कहीं ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे प्रभावित किया। बहुत बढ़िया मैडम। और आगे का भी सवाल है मेरा, आपकी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों की गहरी झलक मिलती है, इसका कारण क्या है? सामाजिक जीवन यूं तो सभी जीते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने सामाजिक जीवन जिया है, तो क्योंकि व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। निराला जी ने कहा है कि समाज जो हमें देता है हम उसको वही लौटाते हैं। तो समाज में जो विकृतियां का मैं शिकार हुई, या मैंने जो संकट समाज की व्यवस्था के कारण झेले हैं, तो बस वो व्यवस्थाएं जाने अनजाने मेरे लेखन में आ जाती हैं। कई बार मेरे बच्चे या मेरे परिचित जब मेरा कोई कहानी पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो बोलते मम्मी इसमें तो हम आपको देख रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते कि लता ये तो वो वाली घटना है। तो वही चीज़ें हमारे लेखन में आती हैं। कई लोग सकारात्मक लेखन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल्पनाओं में नहीं जा सकती। मैं हमेशा यथार्थपरक लेखन करती हूँ। तो मुझे जो समाज की जो व्यवस्था है, मतलब मेरा एक तरह से प्रयास रहता है कि समाज में ये व्यवस्थाएं हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से मेरा लेखन बढ़िया बढ़िया। और आगे का भी मेरा एक सवाल है मैडम, आपने पहली बार किस रचना में किन्नर समुदाय को केंद्र में रखा और उस अनुभव के बारे में? किन्नर जीवन का जैसे कि मुझे बताया है, मैं अपने बारे में खुद तो नहीं कह सकती एक प्रामाणिकता के साथ, लेकिन मुझे बताया है कि किन्नर पर विश्व में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा काम है मेरा लेखन। और मुझे खुशी है कि ये काम भी मैंने यथार्थपरक किया है, कल्पना में नहीं किया कि कहीं किन्नर देख लिए थे उनको देख के कल्पना करके लिख दिया। मैं पूरे देश में उनके साथ रही हूँ, और आज भी वो लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और उसमें जो इंसानियत का भाव मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि ये भी हमारी तरह इंसान है। और रही पहली घटना की बात, तो मेरी सबसे पहली कहानी है बुलबुल, और ये बुलबुल रियल पात्र है जी। ये मुझे बस में मेरी भेंट हो गई, और पहले तो मैं डर गई क्योंकि मैं भी आम इंसान की तरह हूँ, और हम लोगों के मन में जो एक भाव भर दिया जाता है कि अरे ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो और कई बार हम लोग उनके आक्रोश भरे व्यवहार को देखते भी हैं, आस पड़ोस में कभी आते हैं तो वो देखने के बाद मुझे भी मन में कहीं ना कहीं डर था। लेकिन बस में जब वो मेरे साथ थी, तो एक पल को, मतलब मैं आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बहुत जल्दी उभार लिया। एक पल को मेरे मन में आया कि हाय मेरे बाजू में ये लोग बैठे हैं, बस में सब लोग मुझ पे हंसेंगे। तो मतलब एक तरह का ऐसा भाव आया ही होता है। तो फिर दूसरे ही पल मतलब भगवान ने मुझे मेरी रक्षा करी, नहीं तो मैं आज तक आत्मबोध से पीड़ित रहती। तो मुझे एकदम से मन में विचार आया कि मैं तो जॉब करती हूँ, पुरुषों के साथ करती हूँ, महिलाओं के साथ करती हूँ, तो इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है।
सही है। तब फिर जब मेरी उससे पहली बार इतने करीब से चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान मैंने अपनी जिज्ञासावश उनसे उनके बारे में पूछा, तो जो पीड़ा, जो दर्द और उसके साथ समाज के प्रति आज भी उनका जो समर्पण देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी बात समाज तक पहुंचाना चाहिए। और उसके लिए फिर मैं सबसे पहले तो हमारे भोपाल में 2 डेरे हैं, तो वहाँ जाके मिली और मैंने उनको बताया, तो उनका विश्वास जीतने में मुझे 1-1.5 साल लगा। और हाँ, उनका कहना भी सही है कि हम तुम्हें क्यों अपनी बात बताएं, हमें क्या फायदा हो रहा है। कई लोग हमारे पास आते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, न्यूज़ बना के अखबार में दे देते हैं और अपना नाम करते हैं। तो मैंने उनसे क्लियर एक बात कही कि देखो, मैं आपको किसी प्रकार के झूठे वादे में नहीं रखूंगी, ना मैं आपके लिए कुछ विशेष आपको कोई तोहफा दूंगी या आपके लिए कुछ करूंगी। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि आपके जीवन की जो सच्चाई है उसको मैं समाज तक आपकी बात पहुंचाऊं, और ताकि समाज में थोड़ा बदलाव आए। और मुझे खुशी ये है कि जो मेरा पहला उपन्यास है मंगलामुखी, 3rd जेंडर पे, उस मंगलामुखी को पढ़ने के बाद इतने पाठकों की मेरे पास प्रतिक्रिया, मेल, व्हाट्सएप आए हैं कि मैडम आपका ये उपन्यास पढ़ने के बाद हमारे मन में इनके प्रति जो दुराग्रह था, जो पूर्वाग्रह था, वो हमारा मिट गया और हमारे मन में भी उनके प्रति संवेदना जागी है। और मुझे, जैसा कि मेरे प्रकाशक ने बताया, कि लगभग 40 बच्चों ने मंगलामुखी को अपनी पीएचडी में शामिल किया है और एक सर ने डीलिट में उसको शामिल किया है। तो मुझे खुशी है कि जो बात मैं समाज तक पहुंचाना चाह रही थी वो पहुंची है, कुछ हद तक तो पहुंची है। सही है। और आगे का मेरा ये सवाल है, साहित्य में किन्नर विमर्श को लाने के पीछे आपकी व्यक्तिगत सोच और उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य था कि उनको समाज से जोड़ा जाए और समाज को ये बताया जाए कि शरीर में एक छोटी सी विकृति मात्र से हम किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान है, उनमें भी संवेदनाएं हैं और वो कई क्षेत्रों में वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं बार मेरा जाना हुआ किन्नरों के पास, मैंने अधिकतर किन्नरों के यहाँ देखा है कि हमारे सामान्य समाज की बेटियां पल रही हैं, जिनको उनके माता पिताओं ने छोड़ दिया है। वो बेटियां और इतनी नाजों में पल रही हैं, इतने वैभव के साथ पल रही हैं। उसकी सगाई में भी एक बार मुझे जाने का मौका मिला है कि, तो वो लड़की मेरे पहचान में नहीं आई सगाई में गई तो मैंने कहा ये वही है। तो बोलते मैडम वो रोज ब्यूटी पार्लर है ना जो सबसे बेस्ट होता है, हमने उसको बुलाया उसके मेकअप के लिए। तो अब बताइए, तो ये इस तरह उनका जो लाड़ प्यार मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, इनमें हमसे ज्यादा कहीं मानवता है। जी मैडम, सही है। और आगे का मेरा ये सवाल है मैडम, आपको किन्नर समुदाय पर लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या इसका कोई व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है? व्यक्तिगत अनुभव तो बचपन में जो मैंने देखे हैं आस पड़ोस में, वही होती है कि शादी में मांगने आते हैं और नहीं मिलता है उनके मन लायक, तो वो फिर उस तरह का व्यवहार करते हैं जिसकी शिकायत समाज को है। सही बात। और वो हकीकत है कि मेरा ये मानना है कि आप कहते हो कि हमें 21,000 दीजिए, हमें 31,000 दीजिए। जो व्यक्ति महीने के 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो आपको 1 महीने की सैलरी दे देगा, और नहीं दो तो हमारी बद्दुआ लगेगी। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि यहाँ आप गलत हो, आपको उनकी बद्दुआ लगेगी कि आपने उनकी 1 महीने की तनख्वाह खा ली। तो अनुभव तो शुरू में मुझे बड़े वैसे ही रहे जैसे समाज को हैं, लेकिन कुछ अनुभव जब हम उसके अंदर, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हम लोगों में भी कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, तो इनमें भी वही भाव है। तो जब मैं उस क्षेत्र में अंदर प्रवेश करती गई तो मुझे कई अच्छे लोग मिले। तो वो अनुभव, और मैंने अपने लेखन में दोनों बातें कही हैं। जहाँ मुझे लगा कि समाज उनके प्रति गलत है, मैंने वो बात भी कही, और जहाँ मुझे लगा कि वो समाज के प्रति गलत है, मैंने उन्हें भी कहा है कि आप में भी सुधार की आवश्यकता है। जी मैम, बहुत बढ़िया अनुभव, बहुत बढ़िया है। और आगे का मेरा ये सवाल है, आपके अनुसार साहित्य में किन्नरों की वास्तविक छवि किस तरह सामने आनी चाहिए? देखो, दोनों पहलू, वही बात है कि दोनों पहलू हैं, लेकिन हमें, और वो आक्रोश जो है उनके बीच, उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता है,
उसकी परिस्थितियां उसे बनाती हैं। जी, तो जैसे वो तो बोलते हैं सही ना, है। अच्छाई और बुराई दोनों गुण होते हैं। जब उसको अच्छे लोग मिलते जाते हैं तो अच्छे गुण बढ़ते हैं, और जब बुरे जी, लोग जी, मिलते हैं तो बुरे। तो यहाँ पर ये भी हमारी तरह एक सामान्य बच्चे के रूप में अपने बच्चे हैं बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर इन बच्चों को बचपन से घर से निकाल दिया जाए, समाज इनका मजाक उड़ाए, जी तो मैडम। फिर उनके मन में गुस्सा तो आएगा। तो उनके व्यवहार में जो आक्रोश है, मैं मानती हूँ 80% कारण ये है कि हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए वो आक्रोश उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। तुम्हारे 2 प्रश्न थे, क्या थे उसमें? आपके अनुसार साहित्य में किन्नरों की वास्तविक छवि किस तरह सामने हाँ, आई? तो हमें अभी हुआ क्या है कि फिल्मों को ले लो जी या पुराने साहित्य जितने अभी तक किन्नर पे देखे, उन्हें एक खलनायक के रूप में दिखाया गया जी, है। फिल्मों में भी देखेंगे तो खलनायक, कुछ फिल्में अब बनी हैं जी, जिसमें अब उनको उनके त्याग को दिखाया गया है, जी, जी। उनके अंदर की जो ममता है उसको दिखाया गया। उसका भी मैंने जिक्र किया है अपने पूरे लेखन में। तो कुछ पिक्चरों ने, क्योंकि पिक्चर का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जी मैम। तो अब धीरे धीरे लोगों को जब उन्होंने अच्छी छवियां समाज के सामने प्रस्तुत करने शुरू की है, तो लोगों का भी उनसे जुड़ाव बना है। और मेरा ये कहना है कि एकदम उनको खलनायक के रूप में मत रखो। जी जी। जहाँ आप देखते हो कि इन्होंने महानायक का काम किया है, तो आप उनके महानायक स्वरूप को भी सामने रखो। जी जी। और आगे का मैडम मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि साहित्य समाज में किन्नर समुदाय के प्रति सोच बदल सकता है? बदल सकता नहीं, बदल रही है। जी। बदल रही है। अब लोगों के, जैसा कि मैंने कहा कि मंगलामुखी को पढ़ने के बाद जी। बहुत से लोगों के पत्र आए, बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो समाज में, और मैं समझती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी। उसके मन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब इनको बराबर से शिक्षा का और काम करने का अधिकार दिया गया है, तो ये कई कई कंपनियों में आप देखेंगे कि वो लोग बराबरी से काम कर रहे हैं। जी जी। और थर्ड जेंडर में सबसे बड़ी बात, आज के युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगी, शोधार्थियों को भी मैं कहना चाहूंगी कि हम किन्नर तक न सिमटे रहें। जी मैडम। किन्नर थर्ड जेंडर का एक पार्ट है। और आज जो थर्ड जेंडर की जो अम्ब्रेला है वो इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। और मुझे मतलब मैं खुद जिस समय मैंने काम शुरू किया था तो मैंने किन्नर को ही ध्यान में रखा था। लेकिन जब कहते हैं ना कि गहरे पानी पे जब मैं उस पानी में अंदर उतरती चली गई, तब मैंने देखा कि इसमें तो कई वैरायटी हैं, कई अलग अलग वो बने हुए खेमे। तो उस पर जो मेरा साक्षात्कार संग्रह आया है, तो इतने सारी मतलब लोगों ने नाम भी नहीं सुने कभी। जी जी। गे लेस्बियन तक ज्यादा से ज्यादा लोग सिमटे हैं, लेकिन आगे की जो है वो किसी को नाम भी नहीं पता है कि पेन सेक्स हैं, इंटरसेक्स हैं। तो ये सारे लोगों के बारे में ये सब साथ में काम कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी को इस पर कोई एतराज नहीं है। एतराज था तो ये हमारे ऊपर की पीढ़ी को, और बदलने की आवश्यकता है हमारी पीढ़ी को, और जो बदल रही है। और आगे का मेरा ये सवाल है मैडम, आपकी रचनाओं में किन्नर पात्र सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर आते हैं। इस दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से मुझे बताइए। बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने कहा कि वो भी हमारी तरह इंसान है। जी मैडम, वो तो ठीक। अब किसी को हम ऐसे सारे रोजगार उनके छीन लो, उनसे सारे रिश्ते छीन लो, और दया के नाम पे उनके सामने बस रोटी डाल दो, तो वो तो उनका स्वाभिमान मर जाएगा। वो भीख वाले, और वही कारण हुआ जो हम लोग शिकायत करते हैं कि लोग पैसे मांगते हैं, ये करते हैं। तो वो कारण ये है कि उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं थे, तो वो मांगने के उसमें आ गए। इसमें मेरी 2 स्टूडेंट हैं जो इग्नू से, जिन्होंने पढ़ाई करी है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैडम हमें ये बधाई लेने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार हमें लोगों की धुतकार मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि लोगों की डांट सुने। तो हम, और एक मैं बहुत सम्मान करती हूँ चंडीगढ़ की जो धनंजय हैं, धनंजय सिंह चौहान, बहुत सम्मान करती हूँ कि वो एक मिसाल है कि स्वाभिमान से जीवन क्या होता है। उन्होंने भी जीवन में वही संघर्ष झेले हैं, लेकिन हर जगह उन्होंने एक नई शुरुआत की है। सबसे पहले अपने कॉलेज में एक थर्ड जेंडर के लिए अलग से टॉयलेट बनवाया उन्होंने। वो मेरे ख्याल से वहाँ की सबसे पहली पढ़ी लिखी
ट्रांसजेंडर निकली हैं और आज आप देखेंगे कि कहीं भी लेक्चर लेने जाती हैं उनका इतना प्रभावी लेक्चर होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनके बराबर कमांड है। इतना बढ़िया उनका लेक्चर होता है, लगता है कि सुनते रहो। तो क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि मुझे बधाई नहीं मांगना है। मुझे क्यों बधाई मांगे, मतलब हमें कोई क्वालिटी नहीं सिर्फ ताली बजाने की और गला फाड़ के चिल्लाने की, हमें बहुत सारी क्वालिटी है। भगवान ने हमें भी दिमाग दिया है, हम उस दिमाग का अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम भी औरों की तरह स्वाभिमान से जी सकते हैं। तो उन्होंने एक नई शुरुआत की और बहुत सारी हैं। आप रायपुर में आप जाएंगे, गरिमा गृह में जिसको विद्या जी चलाती हैं, तो उन्होंने थर्ड जेंडर के बच्चों के लिए बढ़िया वो खोल दिया है, निकेतन। सब बच्चे वहाँ रहते हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो इस तरह कई लोग आगे आगे काम कर रहे हैं। तो अच्छी शुरुआतें हैं और अच्छे लोग। एक मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई की तरह हैं, रायपुर में रहते हैं, भैरवी अरमानी जी। वो तो अपने परिवार में सामान्य की तरह रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, ज्योतिष हैं और माने हुए ज्योतिष हैं और मैंने उनके ज्योतिष को फलित होते हुए देखा है। तो इनमें क्वालिटी है, बस अगर हमने मान लिया कि हमें केवल बधाई मांगना है, लोगों के सामने हाथ फैलाना है, तो फिर हमारा विकास नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा है कि नहीं, हम स्वाभिमान से जिएंगे, तो स्वाभिमान से जी रहे हैं। ठीक है मैम। और आगे का मेरा ये सवाल है, किन्नर विमर्श पर लिखते समय आपको किन किन सामाजिक या व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो ऐसी मुझे कुछ नहीं आई हैं कि शुरू में जरूर जब मैंने अपने मित्रों से कहा कि मैं इस विषय पर काम करना चाहती हूँ, तो वही बातें जो समाज के अनुभव होते हैं, तो उस अनुभव से लोग बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कर दिया था कि अरे वहाँ जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई घटना घट सकती है। मैंने जब मेरे अपने हस्बैंड से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मन है, एक बार ट्राई करके देख लो। तो घर से कोई रोक आई नहीं मुझे। तो वो मैं पहली बार रिस्क लेके गई, तो मुझे वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग से वो पूरी छवियाँ मिट गई। हम कुछ नहीं लगते उनके सामने। उनका उतना जीवन का जो जीवन शैली इतनी बढ़िया है, उनका घर, उनका रहन सहन जब देखेंगे तो लगता है कि हम कुछ नहीं उनके सामने। तो वो हमसे क्यों ऐसे घर जाएंगे तो क्यों छीनेंगे, वो हो गया। दूसरा, एक अगर मैं कहूँ कि चूंकि साक्षात्कार में बोल रही हूँ, बात दूर तक जानी चाहिए और जाएगी, इसीलिए कि कुछ ऐसे जो मैंने कहा जिनको मांगने की आदत हो गई है, तो कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर भी मुझे मिले हैं कि जिनसे जब इंटरव्यू की मैंने बात की तो उन्होंने कहा हमें कुछ पैसे दो तब इंटरव्यू देंगे। तो मैंने उनके फिर इंटरव्यू नहीं लिए हैं। तो ऐसे बस ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आई हैं और बाकी मुझे बहुत सहयोग मिला है, सबका बहुत सहयोग मिला और बहुत अच्छे लोगों से, अच्छे थर्ड जेंडर ग्रुप से मेरा परिचय हुआ है और प्रतिभावान सारे हाई एजुकेटेड हैं, बड़े प्रतिभावान हैं। और जब उनसे बात करती हूँ या वो मेरे घर भी आते हैं तो कोई मार्क नहीं, बस उनके चेहरे को देख के कर सकते हैं, बाकी उनकी बातों से कोई नहीं उनको मार्क कर सकता है कि बड़े सामान्य तरीके से बात करते हैं और बड़े अच्छे से बात करते हैं और अच्छी तरह जीना। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे का प्रश्न ये है मैडम, क्या कभी आपके लेखन पर आलोचना या विरोध भी हुआ? आपने उसे कैसे संभाला? विरोध नहीं हुआ, बल्कि अप्रिशिएट किया मुझे पाठकों ने, और तुम लोग सब उसके प्रमाण हो कि बच्चों ने मतलब मैं रायपुर गई, मैं केरल गई एक सम्मेलन में, तो वहाँ पे बच्चों को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और पीछे बैठी हूँ मैं। तो तब उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे उपन्यास थर्ड जेंडर पर मंगवाए, लेकिन हमें एक ही पसंद आया, मंगला में। उन्हें नहीं पता था कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे। फिर किसी ने उनसे कहा कि वो मंगलामुखी की मैडम यहाँ बैठी है, तो उन लोगों ने सबने मुझसे कांटेक्ट किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लोगों ने बहुत इतना अप्रिशिएट किया है मंगलामुखी को, तो इतना कि मुझे लगता है कि मैंने सही दिशा में कदम उठाया है। तो बहुत सही है, पाठकों का स्नेह मिला। और मैंने जब पढ़ा मंगलामुखी उपन्यास तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आगे का मेरा सवाल है मैडम, वर्तमान में हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि बड़ा मतलब इसमें मुझे बड़ा कटु अनुभव रहा कि लोगों में एक, हमारे समाज में या कहूँ हमारे लेखकीय समाज में एक विसंगति है
जी। पहली बात तो विसंगति इस समय ये आ रही है कि उनके मन में ये बात बढ़ गई कि हम लेखक बनेंगे तो पता नहीं, लेखक हमारे नाम के आगे लग जाएगा तो पता नहीं हमें क्या समाज में क्या मिल जाएगा। तो जिनमें वो गुण नहीं है वो भी लेखक की दिशा में बढ़ रहे हैं, और जब खुद की प्रतिभा नहीं होती तो वो दूसरों की प्रतिभा को अडॉप्ट करते हैं। उनकी मतलब किसी की मेहनत को आप ले रहे हो तो वो गलत बात है। तो ये है मेरा जो मंगलामुखी उपन्यास है, कई लोगों ने इवन की खरीदा भी नहीं और मुझसे कहा मैडम जरा पीडीएफ भेज दीजिए ना, पढ़ना है। उनको जब पीडीएफ भेजी तो उस पीडीएफ के आधार पर अपने नावल लिखे और छपवा ली। और एक जगह मैं यूट्यूब पे, मैं उस पे फेसबुक पे पढ़ रही थी, किसी ने डाली होगी एक अपनी पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट जब मैं पढ़ने लगी तो मैंने कहा अरे ये तो मंगलामुखी का किसी ने लिखा है, पूरा मेरा था। तो ये तो मंगलामुखी का किसी ने लिखा है, तो किसी ने शायद मेरा मंगलामुखी पढ़ा है। मैं देखने गई तो एक अपने आपको बड़े नामी लेखक की गिनती में रखते हैं, उन्होंने मेरे मंगलामुखी को और एक और वरिष्ठ साहित्यकार के थर्ड जेंडर उपन्यास को, उसमें से सीधी की सीधी सामग्री लेके और अपना एक उपन्यास को यूनिवर्सिटी में लगा दिया। और जब मैंने देखा तो प्रकाशक वही जो मेरा था, तब मैंने उनसे कहा प्रकाशक से कि ये तो पूरा मेरा मैटर है। तो उन्होंने कहा क्या करें, वो वरिष्ठ साहित्यकार उन्होंने भी कहा था कि इन्होंने हमारा मैटर मान लिया। मैडम हम क्या कर सकते हैं, ये हाल है। तो तुम्हें कौन कहता है नहीं बन रहा है, मत मेहनत करो ना। लोगों ने किन्नर को कुछ नहीं देखा है ना, उनके घर जाके देखा है नहीं। बस ये कि उन्होंने कहा अरे उस समय लता जी ने किन्नर उपन्यास लिखा है, बहुत नाम मिला, इसको बहुत पुरस्कार मिले, तो हम भी इसी विषय पर लिखें। तो ऐसा करके वो गहराई नहीं आ पाती है। आज वो मंगलामुखी इसलिए कि हम उसके गहरे में उतरे हैं। आप भी गहरे में उतरोगे तो कुछ नया लेके आओगे ना। तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। ये चीजें दुखी कर जाती हैं। और आगे का मेरा ये सवाल है मैडम, क्या आपको लगता है कि आज के युवा लेखक इस विषय पर पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ लिख रहे हैं? मुझे लगता है कि युवा इस विषय को लेते ही नहीं है, मतलब वो इतना विषय नहीं मानते क्योंकि उनकी नजर में ये अलग है। जी मैडम ऐसा ही होता है। तो उनकी क्योंकि ना युवा बच्चों की सोच बहुत ऊंची है। मैंने विषय पसंद किया तो मुझे भी मैडम ऐसा ही पूछ रहे थे लोग कि ऐसा विषय क्यों चुना। तो मैंने बोला कि मुझे इसमें रस है, मुझे जानना है, उनका दुख भी जानना है, दर्द भी जानना है, सब कुछ जानना है। ऐसा युवा बच्चे जो है ना, उनकी दृष्टि काफी विकसित है, हमसे अच्छी है। उनके पास सोच की दृष्टि हमसे अच्छी है। तो वो लोग इस तरह के भेद, ये हमसे पहले वाली पीढ़ी ने भेद बनाए हैं। ये युवा पीढ़ी तो उसको बिल्कुल नहीं, हमने उसको फॉलो किया। अब हम थोड़े से चेंज हो रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी बिल्कुल नहीं मानती। उनके लिए उनके मित्र मंडली में आपको लेस्बियन भी मिलेंगे, गे भी मिलेंगे, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका व्यक्तिगत जीवन है। तो बच्चों का दृष्टिकोण, मैं ऐसा मानती हूँ कि युवाओं का दृष्टिकोण बहुत विकसित है और वो किसी तरह का भेद इसमें नहीं करते हैं। उनके लिए वो सामान्य इंसान की तरह, और हम यही चाहते हैं कि आने वाला समाज उनको केवल सामान्य इंसान की तरह देखे और जो अधिकार हमें मिले वो अधिकार उनको मिलने चाहिए और मिलेंगे। और हो रही है शुरुआत इसकी। और आगे का मेरा सवाल है, आने वाले समय में किन्नर विमर्श पर आधारित साहित्य के लिए आपकी क्या योजनाएं और अपेक्षाएं हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम मेरा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड जेंडर पे मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इतना लेखन करूंगी। जी। सिर्फ वो एक शुरुआत थी कि उनके बारे में कुछ जानूं और समाज तक पहुंचाऊं, तो उसके लिए मंगलामुखी लिखा था। लेकिन जब मैं इतने लोगों से मिली हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, वो उपन्यास में नहीं समेटा गया। तो उसके बाद फिर मैंने एक कहानी संग्रह, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का पहला एकल कहानी संग्रह है जो मैंने लिखा है। एक कहानी संग्रह लिखा, एक लघु कथा संग्रह एकल, मुझसे पहले पारस दासों जी ने एक छोटा सा लघु कथा संग्रह लिखा था, और एकल कविता संग्रह थर्ड जेंडर पर मेरा है अभी तक बड़ा। उसके बाद साक्षात्कार संग्रह केवल मेरा है अभी, इसमें जितनी वैरायटी है जो मैंने कहा है कि थर्ड जेंडर की अम्ब्रेला जितनी बड़ी है, जहां तक मैं पहुंच पाई हूँ और संयोग से मुझे सब मिलते चले गए, सबसे मेरा साक्षात्कार हुआ है। तो एक साक्षात्कार संग्रह है और एक नाटक संग्रह। तो इस तरह 6 किताबें मैं बना चुकी हूँ
और मुझे लगता है कि अब मैंने वो फाइल बंद कर दी है। अब मैं कोई नया विषय उठाऊंगी और नए विषय पर लिखूंगी। तो तुमने आज बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छी जिज्ञासाएं रखी हैं, और मेरी शुभकामनाएं तुम्हें कि तुम अपना जो शोध वर्क है ये बहुत अच्छे से और बहुत समय पर, और जब भी तुम्हें जो भी जिज्ञासा आगे भी रहे तो मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकती हो। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मैडम, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।